तो नमस्कार साथियों, आज हम आ चुके हैं नई वीडियो के साथ। ये वीडियो सिर्फ हाई स्कूल वाले स्टूडेंटों के लिए है जो भी अभी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 2022 में। तो उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो प्रश्न पत्र है कोई मामूली प्रश्न पत्र नहीं है। इसमें वो सारे प्रश्न स्थगित हैं, वो सारे प्रश्न इसमें मिल जाएंगे आपको जो हर वर्ष पूछे जाते हैं। हर वर्ष एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न सारे इसमें आपको मिल जाएंगे। इसलिए ये वाला प्रश्न पत्र, ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आप इन्हें एक बार याद कर लीजिए, एक बार इन्हें लिख कर पढ़ कर याद कर लीजिए, ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छा जा सके, ताकि आपके नंबर अच्छे आ सकें। क्योंकि इसमें सारे के सारे वो क्वेश्चन हैं जो हर बार हर साल पूछे जाते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन फंसने वाले हैं। लगभग बहुत ही ज़्यादा आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक, तो देख लेते हैं पहले प्रश्न को। यहाँ पे इस प्रकार से आपका ही पेपर आएगा और इसी सेम टू सेम आपका पेपर आने वाला है। इसमें आपको पूर्णांक 70 नंबर का होगा और आपको 30 नंबर प्रैक्टिकल के मिल जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपको 15 मिनट पढ़ने के लिए दिया जाएगा। उसके बाद आपको इस प्रकार से पेपर को देखना होगा और यहाँ पे आपको पहला प्रश्न देखने को इस प्रकार से मिलेगा कि निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है, जिससे उसे पहचान कर लिखिए। तो देखना, सरस्वती पत्रिका के संपादक महादेवी वर्मा थी, ये गलत ऑप्शन हो जाता है। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी को माना जाता है। दूसरा ऑप्शन यहाँ कह रहा है कि क्या भूलूं के याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। ये वाला ऑप्शन एकदम सही है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ऑप्शन है कि रामविलास शर्मा कवि के रूप में प्रसिद्ध है। ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि रामविलास शर्मा आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। ठीक, जो रामविलास शर्मा हैं वो आधुनिक हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध आलोचक हैं, निबंधकार भी हैं, लेकिन कवि के रूप में इन्हें सुप्रसिद्ध नहीं माना गया, प्रसिद्ध नहीं माना गया। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर तीसरा भी गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर चौथा है कि मेला आंचल कहानी विधा की रचना है। यहाँ पे पूछा मेला आंचल, कहा है कि मेला आंचल कहानी विधा की रचना है, तो बिल्कुल भी नहीं। मेला आंचल उपन्यास है, कहानी नहीं है, उपन्यास। ये भी ऑप्शन सही होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 है। तो आंसर में आपको किस प्रकार से लिखना है, ये वाला सेकंड ऑप्शन डालने के बाद ये सारा लिख देना। हाँ, और मैं एक चीज़ बता दूं कि आप पेपर में स्टूडेंट लिखते तो हर कोई है, तो नंबर किसके अधिक आते हैं, तो लिखने का तरीका क्या होना चाहिए जिससे एग्जामिनर इम्प्रेसिव हो सके और अच्छे नंबर दे सके, तो वो भी एक तरीका बताऊंगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैं अभी सारा पेपर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन का क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाता है। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे जो रस मीमांसा किसकी आलोचना करती है। यहाँ पे जो रस मीमांसा किसकी आलोचना करती है, तो याद रखना किसकी है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है रामचंद्र शुक्ल, ये वाला ऑप्शन नंबर ए सही था। जबकि महादेव प्रसाद द्विवेदी, रांगे राघव और केदारनाथ, ये ऑप्शन तीनों गलत हैं। ये जो रस मीमांसा किसकी आलोचना है, रामचंद्र शुक्ल की हो जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आएगा कि निम्नलिखित में से किसी एक रचना के लेखक का नाम लिखिए। तो यहाँ पे क्या है, रचना के लेखक का पूछ रहे, किसी एक का आपको लिखना है। तो यहाँ पे आपको चारों में से किसी एक का आता होगा तो आप लिख देंगे। जैसे कि मैं आपको चारों को बता दे रहा हूँ। जैसे कि अथाह सागर, अथाह सागर किसकी रचना है, जयप्रकाश भारती की। किसकी है, जयप्रकाश भारती। नोट कर लीजिए। ठीक, इनमें से आ सकती हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल हर वर्ष एग्जाम में आती है, इसीलिए मैंने इम्पोर्टेंट विषय में एक आपका प्रश्न पत्र लेकर आया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे पहले का आंसर क्या हो जाएगा, था सागर का जयप्रकाश भारती की रचना है। अर्धनारीश्वर किसकी है, अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर की है। इसके बाद आता है मेरी सफलताएं, मेरी सफलताएं किसकी हैं, बाबू गुलाब राय। और बाबू गुलाब की एक और बहुत ही ज़्यादा फेमस रचना है, वो क्या है, ढलुआ किला। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे आप लिख लीजिए जो गुलाब राय की रचना ढलुआ किला भी लिख लीजिए। और ये तो है ये मेरी असफलताएं। ठीक, इसके बाद अगली आ जाती है लहरों के राजहंस, जो चौथा ऑप्शन है। लहरों के राजहंस किसकी रचना है, मोहन राकेश। इनमें से आपको किसी एक की लिखनी है। अथाह सागर की आपको रचना लिख देनी, किसी जयप्रकाश, जो भी आपको याद हो वो लिख देनी, आपका एक नंबर पक्का हो जाता है। ठीक, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि गेहूं और गुलाब किसकी रचना है। इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा गेहूं और गुलाब किसकी रचना है, तो ये पूछेगा। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है, तो यहाँ पे आंसर बताना है गेहूं और गुलाब किसकी रचना है। तो याद रखना किसकी है, रामवृक्ष सैनीपुरी की। तो यहाँ पे इस प्रकार से लिख देंगे तो आपका एक नंबर फिर से पक्का हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से आप एक एक नंबर से शॉर्ट आंसर काफ़ी आंसर, जब आपके एक एक नंबर वाले आंसर सभी सही जाते हैं तो एग्जामिनर काफ़ी इम्प्रेसिव होता है कि समझता है कि जब इतने शुरुआती में नंबर सही जा रहे हैं तो आगे भी उसने सही लिखा होगा। तो जब शुरुआती में आप गलत कर देंगे तो एग्जामिनर थोड़ा आपके प्रति
कम नंबर समझता है, तो मतलब कम नंबर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे शुरुआती में आपका अच्छा परफॉर्मेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे कि त्यागपत्र किस विधा की रचना है? त्यागपत्र है किस विधा की रचना है? तो ये उपन्यास है त्यागपत्र। ठीक, तो ये ऑप्शन तीनों गलत हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा इस प्रकार से 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपके सामने। ये देखिएगा, रीति मुक्त धारा के किन्हीं 2 कवियों के नाम पूछे गए। इस प्रकार किसी के भी धारा कवि पूछा, कोई यहाँ पे किसी का रीति मुक्त धारा के 2 कवि के नाम पूछा है तो क्या हो जाएंगे? आपको पता होगा तो आप लिखेंगे। जैसे कि मैं आपको बता दूं, एक तो घनानंद है और बोधा है, और भी होंगे तो आप यहाँ पे 2 लिख लीजिए, घनानंद और बोधा। इस प्रकार से क्वेश्चन कहा जाता है कि छायावाद की 2 प्रवृत्तियों को लिख कीजिए, यानी विशेषता छायावाद की प्रवृत्तियाँ, यानी 2 प्रवृत्तियाँ पूछी हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगी तो मैं बता देता हूँ। एक तो है प्रकृति चित्रण, आप याद कर लीजिए प्रकृति चित्रण। राष्ट्र प्रेम, दूसरी राष्ट्र प्रेम है। इसके बाद अलावा लिख लो अतीत प्रेम। मैंने 3 बता दी हैं, आप इनमें से 2 याद कर लीजिए, तीनों ही याद कर लीजिए, कभी 3 भी पूछ सकता है, अतीत प्रेम, राष्ट्र प्रेम और प्रकृति चित्रण। ठीक, आपके 2 नंबर पक्के हो जाते हैं यहाँ पे। ठीक, इसके बाद अगला ग नंबर है कि यहाँ पे पूछा है, 1 नंबर का क्वेश्चन है क्योंकि रचनाकारी पूछा है इसमें। उत्तरायण कृति की रचनाकार का नाम बताना है। उत्तरायण कृति की रचनाकार क्या है तो ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राम कुमार वर्मा। ठीक, का तो उत्तरायण के रचनाकार यहाँ पे पूछा है राम कुमार वर्मा। यहाँ पे 1 आपका नंबर मिल जाएगा अगर आप सही लिखते हैं। इसके बाद कुछ गद्यांश आएगा, इसमें 2 गद्यांश दिए होंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांशों में किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक, तो यहाँ पे आपको 2 गद्यांश दिए गए हैं, इनको आपको पढ़ना होगा। पढ़ने के बाद आपको ये जो पॉइंट दिए हैं इसके आंसर देने होते हैं। इसे पढ़ने के बाद क्या है, फिर गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ में आपको क्या लिखना होता है, ये जो आपको गद्यांश दिया है, ये जो गद्यांश किस पाठ से लिया गया है उस पाठ का नाम लिखना होता है, और ये इसके लेखक कौन है उसका लेखक का नाम लिखना होता है। तो ये किस प्रकार से लिखना होता है, क्या तरीका होता है, जिसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें सारी डिटेल बताऊंगा कि आप किस प्रकार से लिखेंगे ताकि एग्जामिनर प्रेस में होकर अच्छे नंबर दे सके। क्योंकि इसमें 2-2 नंबर का है सभी, ये भी 2 नंबर का, ये भी 2 नंबर का। अगर जरा सी भी इसमें मिस्टेक करते हो तो नंबर काट लेगा, 1 ही नंबर देगा। फिर इसमें भी तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल लिखनी होती है। ठीक, तो यहाँ पे पहले वाले ऑप्शन में आपको क्या लिखना होगा, पाठ का नाम ये किससे लिया गया है और उस पाठ के लेखक का नाम लिखना होता है। फिर दूसरे ऑप्शन में क्या कहा है, रेखांकित अंश की व्याख्या, जो जितने पर ये अंडरलाइन है ना, इसकी आपको व्याख्या करनी होती है। ये जो कवि है, इस जो इतनी लाइनों में जिसने बताया है, इसमें किस चीज़ का विरोध किया है, क्या डिटेल है इसकी, उसकी व्याख्या करनी होती है। ठीक, इसके बाद 3rd पॉइंट कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश भारत की बोलियों के संप्रदाय में लेखक के द्वारा बताया गया है। तो इसमें क्या बताया गया, जो गद्यांश है इसी में से ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर इसी में छुपा हुआ है। ये जो लाइन है इसी में इसका आंसर मिल जाएगा, ये ऑप्शन नंबर 3rd का। तो यहाँ पे जब इसको पढ़ेंगे आप तो इसमें जो बोलियों का जो क्वेश्चन पूछेगा वो इसी में आंसर होता है। ठीक, इसके बाद अगला जो पैराग्राफ है, 2 पैराग्राफ में किसी को एक करना होता है, या तो ये वाला करना है, ये ऊपर वाला करना है। ठीक, तो इनमें से कोई एक करना होता है, जो भी आपको आ जाए कि पता चले कि इसके लेखक और ये किस पार्ट से लिया गया है, तो उससे आपको करना है। तो ठीक है, तो यहाँ पर भी यही क्वेश्चन पूछे गए हैं कि गद्यांश का संदर्भ सत्य व्याख्या और रेखांकित अंश की व्याख्या, और इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया अलग से इस चीज़ का। ठीक है, तो ये का आंसर इसी में मिल जाएगा। इसके बाद जेतु गद्यांश था, अब आता है पद्यांश जो आपकी कविताओं में से आता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या पूछा है, पद्यांशों में किसी एक का संदर्भ व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्य की स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर भी 6 नंबर का होता है। इसमें क्या होता है, पहले का 1 यानी पहले क्वेश्चन का 1 नंबर का, फिर 4 नंबर का, फिर 1 नंबर का। यहाँ देख लेंगे सारे के सारे पॉइंट दिए होते हैं और यहाँ पे सारा क्वेश्चन दे रखा है। ये क्वेश्चन में क्या है कि जो 1 नंबर है किसका मिलेगा आपको, संदर्भ का। ठीक, और 4 नंबर आपको क्या मिलेगा, व्याख्या का। इसके बाद 1 नंबर किसका मिलेगा, काव्य सौंदर्य का। तो यहाँ पे आपको व्याख्या लिखनी होगी, जो आपको ये जो दी गई इसकी व्याख्या लिखनी। संदर्भ में आपको क्या लिखना होगा, तो 1 नंबर मिलेगा। संदर्भ में आपको इसका पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखना होता है। तो यहाँ पे आपको 1 नंबर मिल जाएगा इसका, और जो आपकी व्याख्या करेंगे इसका तो इसके 4 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको पढ़ लेना है पहले, तो फिर इसके बाद आप इसकी व्याख्या कर पाएंगे। इनमें से या ये जो अथवा दिया इनमें से कोई एक करना होता है, आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। ठीक,
और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है यहाँ। अब इस क्वेश्चन आपका पेपर कुछ इसी प्रकार का आएगा, आप एक बार इसका स्ट्रेटजी समझ लीजिए। ठीक, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक को जीवन परिचय देते हुए उनकी किसी की रचना को लिखिए। तो ये तो नंबर आउट ही हो जाता है कि क्योंकि आप कोई भी एक जीवन परिचय याद कर लीजिए, उनमें से यदि फंस जाता है तो आपका सीधे नकल का तरीका होता है। मतलब मैं बता दूँ कि ये तो आउट ही होता है ना कि कोई भी जीवन परिचय तो 100% आएगा, तो वो याद कर लेंगे तो आप ऑटोमेटिक कर देंगे। ये तो पता नहीं आया या नहीं, बिल्कुल आता है, 100% जीवन परिचय पूछता है। और ये 3 नंबर का है, मतलब 2 नंबर का आपका जीवन परिचय लिखना होता है और लगभग आप 1 पेज भर सकते हैं इसमें। और 1 नंबर की और बाकी कृतियाँ होती हैं। यहाँ पे ये भी कहा गया है कि परिचय देते हुए उनकी किसी एक रचना कर लो कीजिए। तो यहाँ पे एक पूछा है तो एक ही मत लिखना, आपका एक लिख लीजिए, जितनी सारी याद हो उतनी लिख लीजिए, पर ज़्यादा नहीं। लगभग 4 से 5 भी लिख सकते हैं आप। यहाँ पे एक ही कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इनमें से किसी का एक का आपको जीवन परिचय लिखना होगा। जीवन परिचय मुख्यतः क्या होता है, एक तो आपको उनका जन्म मृत्यु कब हुआ था, कब मृत्यु हुई, कब जन्म हुआ, किस स्थान पर हुआ, माता पिता का नाम, ये मुख्य मेन चीज़ होती हैं जिन्हें आप हेडलाइट कर सकते हैं। और इसके बाद बीच में आप उनका सारा जीवन पर्यंत जैसे गुजरा वो चीज़ लिख सकते हैं। थोड़ा मिस्टेक भी हो जाएगा तो भी ध्यान नहीं तो भी चल जाएगा आपका। लेकिन ये जो समय और मृत्यु, जन्म स्थान, माता पिता का नाम, इस सारी चीज़ें तो मुख्य चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक, इसके बाद अगला पॉइंट है, और एक चीज़ मैं बता दूं कि यदि कि मैं उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा कि यदि आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता तो आप कैसे करेंगे कि उसका नंबर आपको मिल जाए। मेरे पास एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू आपको ये कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसका भी नंबर एग्जामिनर देगा। वो तरीका मैं बताऊंगा अगली वीडियो में, क्योंकि ये ज़्यादा बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। ठीक, इसलिए क्योंकि उसका भी तरीका थोड़ा न बड़ा है तो मैं बाद में बताऊँगा। ठीक, यहाँ पे अगला क्वेश्चन लिख लेते, इसी में भी ये देखो पद में भी इसमें से किसी भी एक रचना का आपको जीवन परिचय देना होता है। ये आगे आपके पद्यांश से वो गद्यांश से थे। ठीक, ये पद से सारे कवि हैं तो यहाँ पे किसी का भी जीवन परिचय वही लिखना है आपको, जन्म मृत्यु स्थान जो है और भी डिटेल लिख देनी है। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन आएगा कुछ इस प्रकार से, संस्कृत से पूछा जाएगा, इसकी संदर्भ शब्द व्याख्या कीजिए। और इसमें आपको आपको संदर्भ लिखना होगा, उसका 1 नंबर मिलेगा और व्याख्या करनी होगी उसका 3 नंबर मिलेगा। तो यहाँ पर आप इस प्रकार लिखेंगे तो यहाँ पे आप या तो अथवा करके इसका लिखना होगा, ये जो आपको नीचे दिया गया है, या आप इसका लिख सकते हैं, इसका ये 2 लाइनों का, या आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं। इनमें से किसी की भी आप व्याख्या कर सकते हैं, आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे ठीक, तो यहाँ पे आप यहाँ पे कर सकते हैं ये संस्कृत की व्याख्या। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आएगा कि यहाँ पे आपकी पाठ्य पुस्तक का कंटेस्ट हुआ श्लोक, यहाँ पे आपको लिखना है क्या श्लोक। इस प्रकार से ये जो श्लोक आया है ये वाला, अब मैं आपको दिखा दूँ, ये वाला ये जो श्लोक आया है इसी प्रकार का आपको 2 लाइनों का श्लोक लिखना होता है। लेकिन इसमें क्या क्या है, जो पाठ्य पुस्तक में आपकी जो प्रश्न पत्र में ना आया हो, ये जो आया है इसके अलावा आप कोई भी याद कर लीजिए। मतलब ये है कि कोई भी 2 श्लोक याद कर लीजिए, क्योंकि एक यदि आपके प्रश्न पत्र में आ जाता है तो दूसरा आप लिख पाएंगे। क्योंकि आपने एक ही याद किया और वही फंस गया इसमें तो आप नहीं लिख पाएंगे, तो 2 नंबर आपके कट जाएंगे। तो हमेशा आप 2 श्लोक याद कर लीजिए जो इस प्रकार से लिखे हैं 2 लाइन के, तो वो आपको याद कर लेने हैं ताकि आपके 2 नंबर पक्के हो जाएं। क्योंकि एक अगर प्रश्न पत्र में आ जाता है तो दूसरा आप लिख पाएंगे, तो यहाँ पे एक आपको लिखना है कुछ इस प्रकार का। ठीक, तो इसके बाद अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आएगा, तो निम्नलिखित में ऐसे प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों को संस्कृत में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे आपने आपकी जो बुक होगी संस्कृत, तो उसमें आपने पढ़े होंगे सारे डिटेल से, टीचर ने भी पढ़ाए होंगे, तो वहाँ पे आप इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, उनमें से किसी का यहाँ पे 2 प्रश्न का आंसर दिया, दोनों का एक ही नंबर का होगा। तो यहाँ पे आप किसी का भी आंसर देंगे 2 में से तो 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन आएगा, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये तो सभी के नंबर पक्के होते हैं क्योंकि इनमें कुछ नहीं करना होता है। ये देखिए करोड़ रस, हास्य रस, ये तो बस 8 हाई स्कूल 9th से ही आपको याद करने शुरू कर दिए थे। ये तो बहुत ज़्यादा रटी जाते हैं क्योंकि करोड़ रस में क्या होता है, हास्य रस में क्या होता है, बहुत ज़्यादा आसान होते हैं, सभी को याद होंगे। तो उपमा या अलंकार आ गया। ठीक है, 3 ही अलंकार होते हैं, वो भी याद नहीं कर पाओगे क्या, वो तो बहुत ही ज़्यादा ईजी होते हैं। ठीक, यहाँ पे उपमा रूपक को अलंकार में किसी एक को करना है तो एक कर देना है और एक उदाहरण लिख देना है। करोड़स में भी एक को करना है, उदाहरण लिख देना है। सोरठा में एक करना है या रौला एक करना है, उसका भी परिभाषा उदाहरण लिखना है, परिभाषा लिखनी है, उदाहरण लिखना है। आपके 2 नंबर कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद आ जाता है उपसर्ग।
और इनमें स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि उपसर्ग और प्रत्यय में, उपसर्ग और प्रत्यय में आज मैं सारा क्लियर कर दूंगा कि उपसर्ग में आप कभी नहीं भूलेंगे। देखिए यहाँ पे उ आ रहा है सबसे पहले और यहाँ पे आ रहे पा प्रत्यय में, तो याद रखना ऊ पे ऊलम जब लिखते हैं आप तो वहाँ पे ऊ पहले आता है, पा बाद में आता है, लिखा है। तो यहाँ पे समझ लीजिए जो ऊ आया है मतलब उपसर्ग, कोई भी मूल शब्द के पहले जो शब्द लगता है उसको उपसर्ग कहते हैं। ये जो सारे शब्द दिए हैं यहाँ पे किसी शब्द के पहले लगाए जाएंगे क्योंकि यहाँ पे उपसर्ग की बात कर रहा है। अगर प्रत्यय की बात करता है तो जी प्रत्यय लिखा है, पा बाद में आता है, तो ये ट्रिक की तरफ समझिए। जो इसके बाद जो आपने इसने जो ये शब्द दिए हैं जी, जो शब्द मूल शब्द के बाद में शब्द जुड़ेंगे, कोई भी शब्द होगा उसके बाद में जोड़ेंगे तो ये प्रत्यय हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे पूछा है उपसर्ग लिखना है, इनमें से किन्हीं 3 शब्दों का एक एक शब्द बनाना है और उनके पहले लगाना है क्योंकि उपसर्ग पूछा है। तो इसके पहले लगाएंगे तो कोई भी सु के पहले सु कोई भी शब्द रहे, स्वागतम, सुधन नहीं स्वागतम रहेगा, सुकुमार, यहाँ पे क्या लिखते हैं सुकुमार, तो यहाँ पे कुमार के पहले सु लगा है तो मतलब ये उपसर्ग है। यहाँ पा लगा है तो प्रत्यय लिख सकते हैं, आप सीधा ही प्रत्यय लिख सकते हैं या प्रतिदिन लिख सकते हैं या प्रयोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये थर्ड है, यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं प्रतिदिन, प्रतिदिन भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे उप लिखना है तो कोई शब्द है उसके पहले उप लगाएंगे तो क्या जो उपकार हो सकता है। ठीक, और निर है, कोई शब्द के पहले निर लगाएंगे तो निरुपकार हो सकता है। अवि है तो अभिज्ञान लिख सकते हैं, अभियानी लिख सकते हैं, अभियान अभिमान लिख सकते हैं। तो कोई मूल शब्द के पहले ये वर्ड शब्द जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा। ठीक, और इसके बाद जो क्वेश्चन दिए ये जो मूल शब्द के बाद में जोड़ेंगे क्योंकि ये प्रत्यय बाद में जोड़ेंगे, बाद में पाता है। तो यहाँ पे जैसे पढ़ना, ना जोड़ना है तो पढ़ना हो जाएगा। पन, पन जोड़ना कोई शब्द के तो हो जाएगा बचपन, तो ये पन हो गया। एक ऐतिहासिक, एक आ रहा है लास्ट में तो बाद में एक जोड़ा है ना, ई है पढ़ाई। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन के आंसर आप कर सकते हैं, बहुत ही आसान होती है कि एक वर्ड बनाने, ये तो आपके बहुत ही ज़्यादा ईजी होते हैं। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आएगा, निम्नलिखित में से किन्हीं तो का समास प्रक्रिया कीजिए। तो समास प्रक्रिया भी बहुत आसान होती है, एक बार आप याद कर लीजिए, कभी नहीं भूलेंगे। जैसे राधा कृष्ण क्या है, द्वंद्व समाज है, राधा और कृष्ण। जैसे कि एक चीज़ मैं बता दूं फार्मूला, चौराहा लिखा है यहाँ पे, तो चौराहा जब भी समास प्रक्रिया करने पर संख्या आ जाए, इसमें क्या है 4 राहों का समूह, 4 क्या है संख्या है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा धूल समझ, क्या हो जाएगा धूल, तो यहाँ पे 4 राहों का समूह हो जाएगा। तो समास का नाम और समास प्रक्रिया करना, तो चौराहा का हो जाएगा 4। तो आप याद कर लीजिए, सारे क्वेश्चन आज ही होते हैं, आपके नंबर भी अच्छे आएंगे यदि आपने एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक, इसके बाद आपका क्वेश्चन आएगा इस प्रकार से यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे आ जाएगा निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। अब आपको तद्भव स्तंभ याद होनी चाहिए, घर का, मानव का, गांव का, चांद का, तो ये भी आपके 2 नंबर बहुत ही आसान तरीके से हो जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2 पर्यायवाची लिखना है। तो यहाँ पे आपको पर्यायवाची शब्द याद होंगे तो वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ईश्वर, परमात्मा, देवता, कमल, जलज, पंकज, फूल, पुष्प, जंगल, अरण्य, वन, तो जंगल के वजह से सभी आपको याद होने चाहिए क्योंकि इनमें जो मैं आपको बता दे रहा हूँ एक बार आपको नोट कर लेना है, घर पे जाके कॉपी को देखकर सारे क्वेश्चन नोट करना है, उसके आंसर, इसमें ये क्वेश्चन है आपको आंसर लिखना है। पेपर में कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, तो जब पेपर में आएगा तो आप कैसे करेंगे, तो पहले आप कॉपी से देख कर नहीं याद कर लेंगे, इसके बाद आप पेपर में कर पाएंगे। तो ठीक, इसके बाद कुछ अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो जा रहा है, हाँ क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित में शब्दों में शब्द किन्हीं 2 का संधि विच्छेद और संधि का नाम लिखना है। तो यहाँ पे संधि विच्छेद इनका करना है, फिर इनको लिखना है, किन्हीं 2 का करना है। जैसे कि मैं बता दूं स्वागतम का, तो स्वागतम का क्या होता है सुधन आगतम, सुधन आगतम, तो यहाँ पे आगतम, तो यहाँ पे देखना ये क्या है छोटू की मात्रा है मतलब ऊ है, और इसके बाद क्या है इसके बाद आप यहाँ देखेंगे सुधन आगतम था, सुधन आगतम था। ठीक, तो यहाँ पे क्या है शु मतलब ऊ है और बाद में क्या है आय प्लस आय, तो यहाँ पे बड़ा आय या छोटा आय, तो ऊ प्लस आ बनकर क्या बनता है वाह बनता है, क्या बनता है वाह, इक्वल में वाह बन जाएगा। तो वही यहाँ पे आया है कि
सुधन आगतम, यहाँ पे देख लीजिए वाह बनाए तो इसे जब आप संधि विच्छेद करें तो क्या आ जाएगा सुधन आगतम। जैसे इत्यादि का कर इति धन आदि, छोटी और आ मिलकर क्या बनते हैं ता बनता है, तो यही ता बना है। ठीक, तो इति धन आदि हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपने याद कर सकते, दो का लिखना है तो दो कर लेंगे इस प्रकार से, तो आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। इसके बाद अगला पॉइंट आता है खा नंबर। तो यहाँ पे आप खा नंबर देख रहे हैं, निम्नलिखित शब्दों में चतुर्थी व्यक्ति का एक द्विवचन का रूप लिखिए। तो ये भी आपको याद करना है, संस्कृत रिलेटेड है। चतुर्थी व्यक्ति सारे क्वेश्चन इनमें से भी आते हैं, हमेशा याद करना है। आपके एक एक दो नंबर जब आप इस प्रकार से बढ़ाएंगे तो आपकी मेरिट अच्छी बनती है, अच्छे नंबर आते हैं। जब आप इन्हें याद नहीं कर पाएंगे तो आप इसमें क्या कर सकते हैं भाई साहब, इसमें तो आपको याद ही करना पड़ता है ना। ठीक, तो आपको याद करना है। और इसके बाद कुछ क्वेश्चन आएगा इस प्रकार से, निम्नलिखित शब्दों में किसी एक को धातु लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पे इनमें से आपको कोई सा लिख लेना है, तो इनमें से एक को हल करना है। ठीक, और इस प्रकार से अगला देखते हैं, निम्नलिखित में ऐसे किसी दो वाक्यों का संस्कृत में बात करना है। तो यहाँ पे कुछ शब्द होते हैं, उन्हें आपको याद करना है, तभी आप संस्कृत में सीख जाएंगे। तुम का शब्द क्या होता है, तुम दोनों त्वम होता है। तो जो संस्कृत के कुछ वर्ड शब्द होते हैं इन्हें आपको याद करना रहता है, उसके बाद इन्हें आप सॉल्व करें। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 11 आ जाता है। इसमें है कि आप एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। इनमें 4 विषय दिए आपको, इनमें से किसी एक पर आपको निबंध लिखना होता है। और निबंध मैं बता दूं आपको 1.5 से 2 पेज में आपको निबंध लिखना होता है। ठीक है, तो आप इससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पल के लिए इतना ठीक नहीं होता है, मतलब उसे भी कांपने जाने में प्रॉब्लम होती है। तो लिमिट लिखें, कम भी मत लिखें, ज़्यादा भी मत लिखें। तो मैं आपके लिए बताऊं 2 से 1.5 से 2 पेज या 2.5 पेज तक आप निबंध लिखें। और निबंध में आपको 3 से 4 हेडिंग अंदर, मतलब 2 हेडिंग तो आपको अनिवार्य लिखनी है। पहली तो प्रस्तावना शुरुआत में, और लास्ट में आपको लिखनी है क्या, उपसंहार। तो शुरुआत में प्रस्तावना, लास्ट में उपसंहार लिखने के बाद जो बीच में, बाद में तो सबसे लिखना है, लेकिन उसके बीच में जो इतनी हेडिंग होती हैं वो लगभग आपको 3 से 4 हेडिंग लिखनी होती हैं। तो जिसमें से आप लिखने के लिए कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे ये जो ऑप्शन नंबर दूसरा है इस पर लिखेंगे तो इसमें से ऑटोमेटिक 3 हेडिंग निकल आती हैं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। तो इनमें से हम किसी के भी में लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, आपको जिसके बारे में डिटेल से जानकारी हो उस पर आप लिख सकते हैं। वन महोत्सव, साहित्य और समाज, इनमें से आप कोई भी याद कर लें, आप समझ लें, एक बार उसे डिटेल में पढ़ तो लें, जानकारी तो गेन कर लें, ताकि आप लिख सकें। आपको रटना भी नहीं है, क्योंकि रट लेंगे तो और ही अच्छी बात है, क्योंकि आप वही लिख पाएंगे जो आप रटेंगे। लेकिन समझ लेंगे तो अपने हिसाब से जो लिखेंगे वो नंबर तो आपको नहीं मिलेंगे, आप समझ के लिखें चाहे रट के लिखें। लेकिन यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप लिखते कैसे हैं, किस प्रकार से लिखते हैं। आप हेडिंग बनाते हैं, अंडरलाइन कहीं कहीं करते हैं, तो आपको सजावटी भी करनी है। लॉन्ग आंसरों में ज़्यादा आपको सजावटी दिखानी होती है, फैशन, जिससे कि एग्जाम में इम्प्रेसिव हो जाता है। इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन बचता है, अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में किसी एक का उत्तर लिखना है। तो यहाँ पे जो आपका स्टेट, राज्य या क्षेत्र में जो भी खंडकाव्य चल रहा हो उससे लिखना होता है। जैसे कि आपके क्षेत्र में मुक्तिदूत खंडकाव्य लिखना, उसके रिलेटेड चलता है, जिसकी आप पढ़ाई करते हैं तो वही लिखना है। उनमें से ये दोनों में से कोई लिखना होता है। ठीक, इसके बाद जो भी आपके स्टेट या क्षेत्र में खंडकाव्य चलता है तो वो इस हिसाब से आप लिखना है। तो यहाँ पे क्या, आपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से एक का उत्तर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे कई एक दिए हैं, तो आपका जो जोन सा होगा वो सभी दिए जाते हैं, जो भी दिया जाता है उनमें से आपको करना होता है। तो किसी एक का उत्तर देना होता है। यहाँ पे आपको 2 दिए जाते हैं, पहला और दूसरा, इनमें से आपको कोई एक करना होता है। क्वेश्चन देख के आप यहाँ समझ लीजिए, वहीं करना होता है, चाहे जो सा चाहे तुमुल खंडकाव्य हो या आपका कर्ण खंडकाव्य हो, कर्मवीर हो, इनमें से कोई हो, आप उन्हें पढ़ लीजिए और पेपर अच्छे से करके आइए। क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो तरीका है, पेपर इसी प्रकार का आता है। और जो मैंने इस जो प्रश्न पत्र में सारे क्वेश्चन रखे हैं जो हर वर्ष क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपके सामने इसे लेकर आया था। तो जिन्हें डाउट होता है आप वो इस सारे को स्ट्रक्चर देख सकते हैं और इन क्वेश्चनों को भी आप लिख सकते हैं। सारे आंसर आप बुक से मिला सकते हैं। ठीक है, तो यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ, बता दूं कि जो अभी
तरीका कैसा होता है लिखने का, तो कोई मैं एक वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा बहुत जल्द। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।